नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र कुमार कोर्स ऑफ डिस्कोर्स में आपका स्वागत है। 1962 के लोकसभा चुनाव में राम मनोहर लोहिया ने जवाहरलाल नेहरू की परंपरागत सीट फूलपुर से अपना नामांकन दाखिल किया। लोहिया ने नेहरू पर दो बड़े आरोप लगाए थे। उनका पहला आरोप था कि देश की 2/3 जनता को प्रतिदिन 2 आने नसीब होते हैं, वहीं प्रधानमंत्री नेहरू पर रोजाना 25,000 रुपए खर्च होता है। दूसरे आरोप में लोहिया ने कहा कि अगर नेहरू चाहते तो गोवा बहुत पहले आजाद हो सकता था और आम चुनाव से एन पहले गोवा की आजादी नेहरू द्वारा जनता को दी गई घूस है। लेकिन चुनाव के दौरान लोहिया ने अपनी एक जनसभा में कहा कि मैं जानता हूं कि इस चुनाव में नेहरू की जीत निश्चित है, लेकिन मैं इसे अनिश्चित में बदलना चाहता हूं ताकि देश बचे और नेहरू को भी सुधरने का मौका मिले। आज प्रधानमंत्री मोदी भी नेहरू के समान लगातार तीसरी बार चुनाव जीतना चाहते हैं। तब नेहरू की कांग्रेस 45% लोकप्रिय मत के साथ पिछली लोकसभा से 10 सीटें कम लेकिन 361 सीट जीतकर लगातार तीसरी बार स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रही थी। सवाल है कि क्या आज का विपक्ष भी मोदी को सुधारने का चुनाव लड़ रहा है? बीते दिनों आयोजित हार्वर्ड सोशल साइंटिस्ट सीरीज में भारत के प्रसिद्ध सामाजिक चिंतकों ने अपने विचार रखे और उसमें सौगत बोस ने कहा कि बहुसंख्यकवाद को लोकतंत्र और समरूपता को एकता के साथ भ्रमित न करें, यानी मेजोरिटेरियनिज्म को डेमोक्रेसी और यूनिफॉर्मिटी को यूनिटी न समझें। उन्होंने कहा कि भारत की लोकसभा उसकी समृद्ध विविधता का वैसा प्रतिनिधित्व नहीं करती जैसा उसे करना चाहिए। इसी चर्चा में संदीप्तो दास गुप्ता ने कहा कि भारत के लोकतंत्र की संख्यात्मक विशालता और विविधता यानी करोड़ों मतदाताओं की चुनाव में भागीदारी जैसे तथ्यों पर अधिक चर्चा होने से मोदी जैसे नेताओं का सम्यक और गुणात्मक मूल्यांकन नहीं हो पाता है। सनद रहे कि यहां उनके मूल्यांकन शब्द का तात्पर्य मोदी की राजनीति में निहित अवगुणों से है। अनेक आलोचक और समीक्षक प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के राजनीतिक प्रभाव को या तो महत्वहीन समझते हैं या फिर समस्याग्रस्त बताते हैं। इन आलोचकों का प्रयास होता है कि कथित हिंदूवादी भाजपा की चुनावी सफलता को भारतीय लोकतंत्र, उसकी सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक चेतना का प्रतिनिधि या फिर प्रमाण न बताया जाए। ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि अकादमिक कुनबे भारत की विविधता में एकता के सूत्र में अधिक महत्व एकता को नहीं विविधता को देते हैं, लेकिन भारत की सांस्कृतिक विविधता को उसकी राजनीतिक एकता के रूप में स्वीकार करने के जो भी विचार और तर्क दिए जाते हैं उसमें उत्तर और दक्षिण भारत समेत पूर्वोत्तर भारत में कांग्रेस और उसकी सियासी मौजूदगी ही फिट बैठती है। कांग्रेस को आज भी भले ही मुख्य विपक्षी दल का औपचारिक दर्जा ना हो, लेकिन विश्लेषकों के इस वर्ग के लिए वही असली राष्ट्रीय पार्टी है। दूसरी ओर 2 बार स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने के बाद भी बीजेपी उनके लिए तकनीकी तौर पर राष्ट्रीय पार्टी तो है, लेकिन राष्ट्रीय लोकतंत्र की प्रतिनिधि पार्टी नहीं है। भारत की विविधता में एकता पर बीजेपी के कथित हिंदू बहुसंख्यकवाद का खतरा बताने वालों के लिए पूर्वोत्तर भारत में बीजेपी सरकारों की मौजूदगी से इस एकेडमिक कुनबे के तर्क थोड़े कमजोर तो हुए हैं, लेकिन वे यह मान चुके हैं कि दक्षिण भारत में कर्नाटक से आगे भारतीय जनता पार्टी अपना विस्तार नहीं कर सकती है। इन्हें यकीन है कि द्रविड़ भाषा व संस्कृति, उनकी आर्थिक गतिशीलता, सिनेमाई कलाकारों का जनता पर व्यापक प्रभाव, कथित मनुवाद और जातिवाद को लेकर सामाजिक आंदोलन की परंपरा और व्यापक धर्मांतरण के परिवेश वाले तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजनीति में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की
हिंदी हिंदू पहचान वाले बीजेपी के लिए कम से कम कोई मौका नहीं है। यानी जैसा कि हार्वर्ड सोशल साइंटिस्ट सीरीज के समाजशास्त्री विद्वानों ने जिस मेजोरिटेरियनिज्म बनाम डेमोक्रेसी और यूनिफॉर्मिटी बनाम यूनिटी के संदर्भ में भाजपा की सीमाओं और समस्याग्रस्त संभावनाओं की चर्चा की है, आज मैं यह अन्वेषण करना चाहता हूं कि इन्हीं संदर्भों में 2024 आम चुनाव किस प्रकार दक्षिण भारतीय राज्यों में बीजेपी के लिए राजनीतिक अवसर और उसके वैचारिक लक्ष्यों की परियोजना बन रही है। प्रधानमंत्री मोदी आगामी आम चुनाव में बीजेपी के 370 सीटों पर जीत के असंभव लक्ष्य को लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों में जिस तरह प्रचार अभियान चला रहे हैं, वह बीजेपी की विचारधारा को लेकर अगले चरण की परियोजना है, जिसमें कथित बहुसंख्यकवाद की नई परिभाषा लिखने और हमारी समृद्ध विविधता यानी डायवर्सिटी को समावेशी एकात्मकता यानी इंक्लूसिव यूनिफॉर्मिटी या विविधता की एकता यानी यूनिटी ऑफ डायवर्सिटी में गढ़ने के लक्ष्य दिखाई देते हैं। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि भारत की सांस्कृतिक एकता और राजनीतिक अभिव्यक्ति के भाव यानी इमोशंस ऑफ पॉलिटिकल एक्सप्रेशंस यदि अधिकतम निकट ना हुए तो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था विविधता में एकता हासिल करने की जद्दोजहद रह जाएगी। विविधता की एकता और एकात्मकता यानी यूनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ आवर डायवर्सिटी नहीं बन पाएगी, जिसके बगैर एक सशक्त भारत का निर्माण असंभव है। अनेक तथाकथित बुद्धिजीवी भी यह कहते हैं कि यह भारत की विविधता के हित में है कि केंद्र में कमजोर और समझौतावादी गठबंधन सरकार हो। विचार कीजिएगा कि यदि विविधता कमजोर संप्रभुता को जन्म दे सकता है तो न केवल भारत बल्कि उसकी विविधता भी कितनी सुरक्षित हो सकती है। बीते दिनों कांग्रेस के एक सांसद ने केंद्र सरकार द्वारा दक्षिणी राज्यों के साथ कथित आर्थिक भेदभाव के आरोपों पर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया की मांग कर डाली। यदि आप गूगल पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया सर्च करें तो आपको इस मुद्दे पर नई पुरानी खबरें और इसके पक्ष में तर्क वितर्क व ढेर सारे कंटेंट मिलेंगे। द्रविड़ भाषा संस्कृति समेत अनेक कारकों के आधार पर दक्षिण भारत में अलगाववादी भावनाओं की खोज करने वालों की बड़ी संख्या है और इसमें चुनाचे राजनीतिक गिरोह भी शामिल हैं। दक्षिणी राज्यों की शिकायत है कि जनसंख्या नियंत्रण में उनकी सफलता, बेहतर शासन, मानव विकास सूचकांकों की प्रगति, प्रति व्यक्ति आय से लेकर इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड एडॉप्टेशन, राष्ट्रीय जीडीपी और टैक्स कलेक्शन में उनके आनुपातिक रूप से अधिक योगदान के बदले में केंद्र सरकार से इन राज्यों को टैक्स में मिलने वाली हिस्सेदारी और बजटीय संसाधन में उनका हिस्सा कम है, जबकि कथित तौर पर शासकीय कुप्रबंधन वाले विकास और मानव विकास सूचकांकों पर पिछड़े हिंदी पट्टी के राज्यों को उनकी अधिक आबादी और राजनीतिक कारणों से केंद्र सरकार की स्कीम्स, प्लानिंग और फाइनेंसिंग में अधिक हिस्सेदारी मिलती है। वैसे वित्त आयोग द्वारा संघीय राजस्व के राज्यों में बंटवारे के लिए तैयार किए जाने वाले डिवैल्यूएशन फॉर्मूला में सभी राज्यों की सहमति और भागीदारी होती है, लेकिन क्षेत्रीय दलों द्वारा शासित दक्षिणी राज्य संभव है कि यह महसूस करते हों कि उनकी चिंताएं केंद्र सरकार की वरीयताओं में नहीं हैं। उधर नई संसद बनने के बाद अब यह तय है कि भविष्य में सांसदों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जो आज तक 1971 की जनगणना पर आधारित है। बीते 50 सालों में दक्षिणी राज्यों ने आबादी नियंत्रण में जो सफलता हासिल की है, उसका परिणाम है कि आज दक्षिणी राज्यों के एक सांसद की तुलना में हिंदी भाषी उत्तर भारतीय राज्य के एक सांसद कहीं अधिक बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी अब जब भी संसदीय पुनर्सीमन यानी पार्लियामेंट्री डिलिमिटेशन होगा, तब उत्तर भारतीय राज्यों में संसदीय सीटें उनकी बढ़ी हुई आबादी के अनुरूप बढ़नी तय है।
जाहिर है कि दक्षिणी राज्यों के सांसदों का संसद में संख्यात्मक अनुपात कम हो जाने से राष्ट्रीय राजनीति में उनका आनुपातिक महत्व घट जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कर्नाटक के एच.डी. देवेगौड़ा के छोटे कार्यकाल को छोड़ दें तो आज तक एक भी प्रधानमंत्री दक्षिणी राज्यों से नहीं बन पाए हैं। जाहिर है कि क्षेत्रीय दलों से शासित दक्षिणी राज्यों की तुलना में उत्तर भारत में दमदार प्रदर्शन करने वाली राष्ट्रीय पार्टियां और उनके नेता ही केंद्र में सरकार बनाएंगे और प्रधानमंत्री भी बनेंगे। यानी टैक्स डिवैल्यूएशन से लेकर पार्लियामेंट्री डिलिमिटेशन और फेडरल ट्रीटमेंट तक किसी भी फॉर्मूले में दक्षिणी राज्यों के संभावित नुकसान को कम से कम रखने के लिए वहां के मतदाता क्या इस विकल्प पर विचार कर सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियों की जगह उस राष्ट्रीय दल का चुनाव करें जो एक व्यवहारिक विकल्प हो, जिसकी दिल्ली में ताजपोशी की संभावना बेहतर या सुनिश्चित है? इसका स्पष्ट उत्तर नहीं है, क्योंकि आपातकाल के बाद 1977 में हुए आम चुनाव में अलोकप्रिय हो चुकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और कांग्रेस भले ही उत्तर भारत में हार गए हों, लेकिन दक्षिण भारत ने कांग्रेस को खारिज नहीं किया। ताजा उदाहरण 2014 और 2019 के आम चुनाव का है, जब लगातार 2 बार स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने वाली भाजपा कर्नाटक में 25 सीटों और 4 सांसदों के साथ तेलंगाना के अलावा दूसरे दक्षिणी राज्यों में भले मत प्रतिशत में तमिलनाडु को छोड़कर सुधार आया हो, लेकिन भाजपा का लोकप्रिय प्रभाव नहीं रहा है। लेकिन इस बार के संसदीय चुनाव में जहां बीजेपी या मोदी सरकार के लगातार तीसरे बार चुने जाने की संभावना बेहतर बताई जा रही है, दक्षिणी राज्यों के मतदाता पहली बार बीजेपी और उसके सहयोगी पार्टियों को कांग्रेस और उसके साझेदार दलों के साथ लाभ अलाभ के संदर्भ में तुलना कर सकते हैं। प्रैक्टिकल डेमोक्रेटिक ऑप्शन के संदर्भ में ऐसा होना संभव है। ओडिशा में बीजू और नवीन पटनायक नेतृत्व वाली बीजू जनता दल दशकों से सत्ता में है, लेकिन लोकसभा चुनाव में ओडिशा में अब मुख्य विपक्षी दल भाजपा अच्छी संख्या में जीत हासिल करती है। यानी यदि भाजपा दक्षिणी राज्यों में सफल हुई तो वह खुद को उस राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित कर सकेगी जिसे अनेक आलोचक राष्ट्रीय प्रभाव वाली पार्टी स्वीकार नहीं करते हैं। एक दूसरा पहलू समझने के लिए आइए केरल चलते हैं, जहां धुर विरोधी वामपंथी और कांग्रेसी गठबंधन की सरकारें बारी बारी से सत्ता में रही हैं, लेकिन ये दोनों ही दल मौजूदा इंडी गठबंधन में साझेदार हैं। विरोधाभास अपनी जगह है, लेकिन समस्या एक और है। केरल आज आर्थिक कुप्रबंधन के दलदल में फंस गया है। केरल ने केंद्र सरकार से आर्थिक मदद दिलाने के लिए हाल में सुप्रीम कोर्ट तक में गुहार लगाई है। विचार करें कि क्या केरल की इस बदहाली के लिए वहां के मतदाताओं के पास वामपंथी और कांग्रेस गठबंधन के अलावा कोई अन्य विकल्प ना होना क्या लोकतंत्र की गुणवत्ता का प्रमाण है? सवाल एक और है, क्या ऐसी विकल्पहीनता भाजपा के लिए कोई अवसर बनाती है, या केरल जैसे राज्य में राजनीतिक स्वीकार्यता की कसौटी उसके लिए एक न्यू फ्रंटियर है? उधर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी आर्थिक संसाधनों के भारी दबाव में है। जाहिर है, केरल हो, आंध्र या तेलंगाना, इन राज्यों के वित्तीय कुप्रबंधन और समस्याओं का दोष इन्हीं कम्युनिस्ट पार्टियों, कांग्रेस और द्रविडियन पॉलिटिकल पार्टीज की सरकारों पर है, जिसके समाधान के लिए उन्हें केंद्र सरकार के सहयोग और सहानुभूति की आवश्यकता है, जहां मोदी सरकार लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए चुनी जा सकती है। फिर सवाल है कि केंद्र में कांग्रेस या गैर भाजपाई गठबंधन सरकार के लिए केरल या अन्य दक्षिणी राज्य कितना लंबा इंतजार कर सकते हैं। उधर तेलंगाना, विशेषकर आंध्र प्रदेश में भाजपा के नए गठबंधन से जो परिदृश्य बना है, उसमें मुकाबला अंततः कांग्रेस बनाम भाजपा हो गया है। और तथ्य यही है कि जहां भी मुकाबला कांग्रेस बनाम भाजपा है, वहां भाजपा को बेहतर सफलता मिलती है। लेकिन मुझे लगता है कि 2024 आम चुनाव में अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर निर्माण का भाजपा पहली बार दक्षिण भारतीय राज्यों में प्रयोग करने की स्थिति में है। दक्षिण बनाम उत्तर भारत का
विभाजनकारी नैरेटिव चलाने वाले भी जानते हैं कि प्रभु श्री राम और भगवान शिव की आध्यात्मिक परंपरा ने उत्तर और दक्षिण भारत को हमेशा एक सांस्कृतिक विरासत में जोड़ रखा है। अभी 22 जनवरी को अयोध्या के नवनिर्मित श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह ने उत्तर और दक्षिण भारत के भावनात्मक और सांस्कृतिक एकीकरण की इसी रामेश्वरम परिकल्पना को और मजबूत किया है। क्या प्रभु श्री राम की कथा और मर्यादा दक्षिण भारत के बगैर संभव है? अयोध्या के नवजागरण का प्रभाव इतना व्यापक है कि दक्षिणी राज्यों की पार्टियों को भी लगता है कि जय श्री राम के नारे को उन पर थोपा जा रहा है। एक आकलन यह भी है कि अयोध्या नवजागरण से दक्षिणी राज्यों समेत पूरे देश में आमतौर पर भावनात्मक एकता और एकात्मकता बढ़ी है और अयोध्या आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी से अलग कर पाना लगभग असंभव है। यानी आर्थिक और राजनीतिक कारणों से इतर यदि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया के नैरेटिव में सांस्कृतिक पहलुओं के तहत अयोध्या आंदोलन के महत्व को देखें तो मुझे लगता है कि 2024 आम चुनाव में भाजपा तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल में अपनी संतोषजनक मौजूदगी दर्ज करा सकती है। बीजेपी भारत की सांस्कृतिक और राजनीतिक एकता की धुरी यानी एक्सेस ऑफ पॉलिटिकल एंड कल्चरल यूनिटी में कांग्रेस के महत्व, नेतृत्व और अनिवार्यता को प्रतिस्थापित यानी रिप्लेस ही नहीं करना चाहती है, बल्कि वह राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकात्मकता यानी नेशनल एंड कल्चरल यूनिफॉर्मिटी का प्रतिनिधि भी बनना चाहती है, जिसके प्रभाव कहीं व्यापक होंगे। यदि भाजपा इस बार दक्षिणी राज्यों में प्रभावशाली सफलता हासिल करती है तो समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के अनेक मान्यताएं बदलनी पड़ेंगी। लेकिन यदि भाजपा कर्नाटक समेत दक्षिणी राज्यों में 130 में से पिछले 29 सीटों की संख्या को 45 तक ले जा पाई तो क्या हार्वर्ड सीरीज के विद्वान समाजशास्त्री भाजपा को राष्ट्रीय महत्व की पार्टी मानेंगे? और क्या यह उत्तर दक्षिण भारत के अलगाववादी विचारों पर सांस्कृतिक एकात्मकता यानी कल्चरल यूनिफॉर्मिटी की जीत समझी जाएगी? हमें 4 जून का इंतजार करना चाहिए। आपने द कोर्स ऑफ डिस्कोर्स देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोर्स ऑफ डिस्कोर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।